काम मिलेगा तो क्यों नहीं। अरे किसी को भी जब पार्टी मुझ में विश्वास करके मुझे नेतृत्व करने का मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं नेतृत्व करूंगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और पार्टी ने आगे भी नेतृत्व करने का अवसर हमेशा दिया है मुझे। मैं तो 2004 वाला चुनाव तो कांग्रेस अपने दम पे लड़ी थी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी को नेता चुना गया, एक महान इकोनॉमिस्ट जिन्होंने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का काम। दूसरी बैठक जब बेंगलोर में हो रही थी तब इन्होंने एक बैठक की 38 पार्टियों का, कैसी कैसी पार्टियां हैं उनमें, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देख लीजिए उन 38 पार्टियों में कितने पार्टियों के एक भी एमपी नहीं है, कितनी पार्टियों के एक एमपी हैं, कितनी पार्टियों के 2 एमपी हैं, और वैसी पार्टियां बनाकर इन्होंने गठबंधन कर रखा है। बहुत पहले सुनी थी, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। वहाँ का जो शासक था वो बंसी बजा रहा था, मोदी जी पर लागू हो गया। मणिपुर जल रहा था और मोदी जी विदेश घूम रहे थे। भारत का सर नीचा करने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी जितना भी विदेश घूम लें और जितनी भी अपनी पीठ थपथपा लें कि हम विदेशों में, वर्ल्ड में हमारा नाम हो रहा है, इस एक वीडियो ने, मणिपुर के वीडियो ने, और ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जो कि चूंकि इंटरनेट व्यवस्था बंद कर दी गई है इसलिए बाहर नहीं आ सकी। मुजफ्फरपुर में आप देख रहे होंगे, क्या उस पर क्या देखिए, घटना जो भी घटी, जिस प्रकार से घटी, वो निंदनीय है, घृणित कार्य है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी तुलना मणिपुर के जेनोसाइड से नहीं हो सकती। अब किसी की मौत अगर हार्ट अटैक से हो और आप उसको उसमें राजनीति करने लगे, राजनीतिक साजिश करने लगे, तो ये तो कहीं से भी मानव जाति के लिए ठीक नहीं है। और इतना ही भाजपा को अगर परवाह है विजय सिंह और विजय सिंह के परिवार से, तो उनको क्यों नहीं एमएलसी और राज्यसभा भेज देती है। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। इस वक्त आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ विपक्ष इंडिया नाम रख करके आगामी चुनाव को लेकर के मोदी के रथ को रोकने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी भी अपने घटक दलों को साथ लेने को तैयार है। हमारे साथ में कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह जी हैं। ये जो इंडिया नाम रखा गया, लग रहा है इंडिया भारत जो बात कहा जा रहा है उसको रोक पाएगा? देखिए, जिस प्रकार से बातें चल रही हैं, इंडिया नाम चूँकि फुल फॉर्म कुछ और है और उसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया रखा गया है, तो विरोध की जो बातें हो रही हैं इस भारतवर्ष में या इंडिया में, सबको अपनी बात और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हक हकूक़ की आवाज़ उठाने की बात करनी चाहिए, और वही विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी और हमारे श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो कहीं न कहीं ये लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आप पिछले 10 वर्षों में देखिएगा कि एनडीए की कभी बैठक नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक होती थी, मोदी जी के नेतृत्व में तो अभी तक नहीं हुई। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारे विपक्ष में महाएकता की बात, महागठबंधन की बात, और उसकी दूसरी बैठक जब बेंगलोर में हो रही थी तब इन्होंने एक बैठक की 38 पार्टियों का, कैसी कैसी पार्टियां हैं उनमें, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देख लीजिए उन 38 पार्टियों में कितने पार्टियों के एक भी एमपी नहीं है, कितनी पार्टियों के एक एमपी हैं, कितनी पार्टियों के 2 एमपी हैं, और वैसी पार्टियां बनाकर इन्होंने गठबंधन कर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट दर्शाता है कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी जो फॉर्मेशन कर रहा है एक बड़े महागठबंधन का मोदी जी के खिलाफ, तो उससे बौखलाहट समझ में आ रही है। तो बौखलाहट है। ये जो 26 दलों का पूरा घटक बना, लेकिन एक ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें केंद्र में है और एक बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पूरे नेशन में है। लेकिन खड़गे जी का बयान आता है कि हमें पीएम के लिए कोई रेस नहीं हमारे अंदर। लेकिन कौन रेस में होगा तब जब कांग्रेस ही सीट छोड़ देगा, तब किसको दावेदार? देखिए, ये उनका कहना वाजिब है। हम लोगों में ये परिपाटी रही है, जब हम लोगों ने 2004 में भी सरकार बनाई थी, यूपीए फॉर्म हुई थी, और 2009 में भी जब सरकार बनाई थी, तो निश्चित रूप से हम लोगों के द्वारा नेता इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद तय हुआ। मनमोहन सिंह जी उसके पहले तो कहीं नहीं थे, उनके नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा नहीं गया था। 2009 वाला चुनाव भले ही हम बोल सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, लेकिन 2004 वाला चुनाव तो कांग्रेस अपने दम पे लड़ी थी, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी को नेता चुना गया, एक महान इकोनॉमिस्ट जिन्होंने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया। तो निश्चित रूप से नेता का भी चयन हो जाएगा, और खड़गे जी ने विशाल हृदय दिखाया है कि कहीं ये लोग सोच रहे हों कि कांग्रेस की चाहत ये है या स्वार्थ है कि मुख्य प्रधानमंत्री उनका ही होगा, तो ये खड़गे जी ने अपनी दरियादिली दिखाई। क्योंकि सबसे बड़ा दल जो है उस महागठबंधन की जो एकता, विपक्षी एकता की बात है, उसमें सबसे बड़ा दल तो कांग्रेस है। अब माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में शुरुआत की गई, पहल की गई,
और सभी लोग मिलजुल के आए, जिसमें तेजस्वी जी लालू जी का भी साथ रहा, और सब लोगों ने मिलकर विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाया, जिसमें बाद में 26 पार्टियां। विपक्ष कह रहा है, खासकर बीजेपी की तरफ से कहना है कि ये जो 26 पार्टियां हैं, ये एक साथ नहीं संभव है कि रह पाएंगी। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से उनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है और 10 वर्षों के बाद एनडीए की बैठक हो रही है, एनडीए के घटक दलों की बैठक हो रही है, तो निश्चित रूप से मैं ये मतलब आप कह समझता रहे हूँ हैं कि कहीं न कहीं हम मोदी जी डर सफल गए हुए हैं, हैं। मोदी जी डर गए। कहीं न कहीं हम सफल हुए हैं, जिसके कारण इनको अफरा-तफरी में 38 पार्टियों की बैठक बुलानी पड़ी। बिहार में बात करें, बिहार में क्या स्थिति है सरकार की? जहाँ पर एक तरफ देखिए कि एक दूसरे पर ही तनातनी का माहौल बन गया है, कहीं पर कटाक्ष किया जा रहा है, खासकर आरजेडी में आप देख रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री पर जो बयान है, और फिर बीच में हुआ कि अब सरकार कहीं न कहीं, जो बीजेपी का भी आरोप है कि मजबूती से 2025 तक तो नहीं जा पाई। देखिए, ये सब बेफिज़ूल की बातें हैं। निश्चित रूप से ये गठबंधन बना है, तो 2024 का चुनाव भी एक साथ लड़ेगा और 2025 का चुनाव भी एक साथ लड़ेगा, और भाजपा को हराने का काम करेगा, और जो केंद्र में, जो शासन में, सत्ता में जो बैठे हैं मोदी जी, उनको भी हटाने का काम करेगा, और बिहार में भी भाजपा का सफाया करेगा। मणिपुर की एक घटना आप देख रहे होंगे, जहाँ पर महिलाओं के साथ इस तरीके से राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ पर भी राजनीति किया जाता है। कैसे देख रहे हैं आप, खास करके कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि एक कहावत हम लोगों ने बहुत पहले सुनी थी, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। वहाँ का जो शासक था, वो बंसी बजा रहा था। ठीक वही उदाहरण मोदी जी पर लागू हो गया। मणिपुर जल रहा था और मोदी जी विदेश घूम रहे थे। तो ये तो एक संवेदनशील जो शासक होता है, संवेदनशील जो लोग होते हैं, राजनेता होते हैं, कहीं न कहीं उनमें संवेदनशीलता होती है। और इस राज्य में, मणिपुर में, मैं समझता हूँ कि ये विगत 3 महीनों से इस प्रकार की घटनाएँ मैतेई और कुकी जनजातियों के बीच में हो रही थी। और इसका अगर कोई भी, मैं समझता हूँ कि कसूरवार है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो हैं। गृह मंत्री भी गए थे और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, और उसके बावजूद इस प्रकार के घृणित कार्य किए गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मैं समझता हूँ पूरे विश्व में भारत का सर नीचा करने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी जितना भी विदेश घूम लें और जितनी भी अपनी पीठ थपथपा लें कि हम विदेशों में, वर्ल्ड में हमारा नाम हो रहा है, इस एक वीडियो ने, मणिपुर के वीडियो ने, और ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं, ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जो कि चूंकि इंटरनेट व्यवस्था बंद कर दी गई है, इसलिए बाहर नहीं आ सकी। ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जो कि इस पूरे देश को, इस समाज को शर्मसार करने के लिए काफ़ी हैं। ऐसा ही एक घटना बिहार में भी हुआ है, मुजफ्फरपुर में आप देख रहे होंगे, क्या उस पे क्या? देखिए, ये घटना जो भी घटी, जिस प्रकार से घटी, वो निंदनीय है, घृणित कार्य है, और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी तुलना मणिपुर के जेनोसाइड से नहीं हो सकती। इतने लोगों को मार दिया गया, उसका कोई मतलब कि रिकॉर्ड नहीं है, और 2 जनजातियों के बीच में लड़ाई चलती रही, और प्रशासन और सरकार मौन धरे रही। न तो केंद्र सरकार ने इंटरेस्ट लिया उसमें, उस आग को बुझाने में, और न राज्य सरकार ने इंटरेस्ट लिया। तो मणिपुर की घटना से इस बिहार की घटना को आप नहीं जोड़ सकते। वहाँ बिहार में 2 जनजातियों के बीच में झगड़ा नहीं हो रहा है, अकस्मात घटना है, जो कि निंदनीय है, घृणित है। प्रशासन वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है, लेकिन मणिपुर की घटना से उसका आप नहीं जोड़ सकते हैं। वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोगों के घर फूंक दिए गए। कुकी और नागा समुदाय के बीच में जो झगड़ा हुआ, उसमें सैकड़ों लोगों के घर फूंक दिए गए, कितने बच्चियों की अस्मतें लूटी गईं, कितनों को मार दिया गया, कितनों के परिवार घर जला दिए गए। तो आप उसकी तुलना बिहार में कोई छोटी एक घटना घट रही है उससे करते हैं, या फिर राजस्थान में कोई घटना घटती है उससे करते हैं, तो ये तुलना नहीं की जा सकती। इन सब मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और तुलना बेमानी है। तुलना बेमानी है। हाँ। अच्छा, बिहार में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, जहां देखिए हत्या, मर्डर हो रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप घटक दल में हैं, सरकार में हैं? देखिए, ये बीजेपी की सरकार जहाँ भी आती है, वो प्रोपेगेंडा चलाती ही चलाती है। अभी देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में क्या कहा, 72,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार ने, छगन भुजबल ने, और एक और नेता हैं एनसीपी के, उन पर बोला। आज क्या हालात हैं? आज वही अजीत पवार, उन्हीं के द्वारा लेड गठबंधन में उप मुख्यमंत्री हैं, छगन भुजबल, उन्हीं के द्वारा
लेड जो गठबंधन है उसी में मंत्री हैं। कहानी का लबो-लुआब ये है कि मोदी डिटर्जेंट पाउडर में धो के सबको भ्रष्टाचार मुक्त, गंदगी मुक्त कर दिया जाता है और बाकी सारे इनको चोर, भ्रष्टाचारी जितनी भी पार्टियां हैं सिवाय भाजपा के, जो इनके साथ जो लोग हैं उनको छोड़ के बाकी सारी पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, बाकी सारी पार्टियां वंशवाद को लेकर चलती हैं, बाकी सारी पार्टियों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। एक यही थे जिन्होंने देश को सब कुछ दे दिया। सड़क पर उतरते हैं तो आप कार्यकर्ताओं को पीटते हैं, एक की हत्या भी हो गई है। देखिए ये तो हत्या तो अब तो पोस्टमार्टम की तरफ। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, ये तो प्रोपेगेंडा करने में माहिर है ना। इनमें तो आरएसएस की जो विचारधारा है वो कूट-कूट के भरी पड़ी है और आरएसएस का काम क्या है? ऐसे लोगों का काम क्या है? इनको तो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा क्रिएट करें। वो जो बेचारे मरे जहानाबाद के विजय सिंह, उनको हार्ट अटैक हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बयां करती है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और कहाँ वो छज्जूबाग में वो गिरे हैं। और लाठीचार्ज कहाँ यहाँ हो रहा है, तारामंडल के पास में लाठीचार्ज हो रहा है। तो दोनों में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। अब किसी की मौत अगर हार्ट अटैक से हो और आप उसको उसमें राजनीति करने लगें, राजनीतिक साजिश करने लगें, तो ये तो कहीं से भी मानव जाति के लिए ठीक नहीं है। और इतना ही भाजपा को अगर परवाह है विजय सिंह और विजय सिंह के परिवार से, तो उनको क्यों नहीं एमएलसी और राज्यसभा भेज देती है भाजपा? 10 लाख रुपए दी है। तो 10 लाख से क्या होगा? 10 लाख से जीवन यापन हो जाएगा क्या? उनको तो राज्यसभा उनके परिवार के लोगों को भेज देना चाहिए या एमएलसी बना देना चाहिए। अगर बहुत बड़ी हितैषी है भाजपा, तो उनको उनके परिवार के लोगों को राज्यसभा या एमएलसी बना देना चाहिए, विधान परिषद भेज देना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ें, ये नीति जो है इनकी दोरंगी नीति है। इस दोरंगी नीति के चाल में और इस प्रोपेगेंडे में बिहार सरकार तो एटलीस्ट नहीं आने वाली। बिहार सरकार क्या इसमें आएगी कि जब आप देखिए बीजेपी सड़क पर उतरी थी शिक्षकों को लेकर के, छात्रों के मुद्दों को लेकर के, डोमिसाइल नीति खास करके जब आया, हटा देने के बाद विरोध काफ़ी बढ़ गया। सरकार ने सदन में खुद कहा कि मैं शिक्षकों पर खास करके जो नियोजित शिक्षक और ये जो मामला है उस पर बात करेंगे सदन खत्म होने के बाद। क्या उस पर कदम उठाया जाएगा और आप विधायक हैं, क्या इस पर कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से जो शिक्षकगण हैं उनकी मांगे हैं, वाजिब हैं और कहीं न कहीं सरकार के द्वारा ये पहले भी हम लोगों का जब बैठक हुआ महागठबंधन का, दलों का बैठक हुआ, तो उसमें ये मुद्दे प्राथमिकता के साथ में उठाए गए और उसमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। और जो ये डोमिसाइल नीति को लेके प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता दूँ ये आंकड़े मौजूद हैं कि बहुत कम लोग, अब चूँकि जिस तरीके से हम लोग को बताया गया कि मैथ्स में शिक्षक नहीं जुट रहे हैं, फिजिक्स में नहीं जुट रहे हैं, वैकेंसी निकालने के बाद भी वो वैकेंसी फुल नहीं हो पा रहा है, वैकेंट ही रह जा रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं कोई, देखिए जब हम एक बात करते हैं तो हम एक भारतवर्ष की बात करते हैं। भारत एक देश है और इस देश में अब बिहार के कितने लोग हैं जो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं और बाहर के भी कुछ लोग हैं जो बिहार में आके नौकरी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये तो चलता रहता है। निश्चित रूप से सरकार की ये सोच होनी चाहिए कि बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिलें और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है क्योंकि बाहर से लोग, बहुत कम लोग हैं जो वैसे हैं जो आते हैं। 5% के आसपास में लोग वैसे हैं जो यहाँ इंटरेस्ट शो करते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों की हकमारी नहीं हो रही है, बिहार के लोगों की हकमारी नहीं की जा रही है सरकार के द्वारा। बिहार के लोगों को जो हक है वो वाजिब हक मिलेगा, शिक्षकों को वाजिब हक मिलेगा और उसके बाद जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, जिनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था सरकार मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है, उन बच्चों के लिए अच्छे क्वालिटी के शिक्षकों की भर्ती हो, इसके लिए भी सरकार कटिबद्ध है ताकि शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चल सके और आगे जो हमारी शिक्षा नीति जो है उसको मजबूती प्रदान की जाए ताकि जो आगे आने वाला जो भविष्य है हम लोगों का, उस भविष्य में तुलनात्मक और दिन दूना रात चौगुना तरक्की हो, बच्चे आगे बढ़ें, बच्चों का जो कैरियर है वो आगे बढ़े, उस ओर सरकार कटिबद्ध है। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार की ओर भी चर्चा है, आपका नाम भी इसमें है। पार्टी की तरफ से अगर आपका नाम रखा जाता है, इस तरीके का मौका दिया जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये तो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है और कहीं न कहीं हम लोगों के द्वारा नाम चलना एक अलग चीज़ है, मीडिया में नाम चलना एक अलग चीज़ है। हमारे यहाँ तो जो अध्यक्ष जी हैं या प्रभारी जी हैं, वो नाम रिकमेंड करके ऊपर भेजते हैं, मतलब दिल्ली में जो हमारे महासचिव जी हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जाता है और वहाँ से चयन होते हैं नाम। तो एक प्रोसेस है हमारे यहाँ।
तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और मीडिया में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है मैं समझता हूँ कहीं से भी वो उतना सच नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और महासचिव जी करेंगे। ठीक है, तो मतलब वो मौका निर्णय जब मिलेगा। आएगा, हाँ। मौका मिलेगा तो क्यों नहीं? अरे किसी को भी जब पार्टी मुझ में विश्वास करके मुझे नेतृत्व करने का मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं नेतृत्व करूंगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और पार्टी ने आगे भी नेतृत्व करने का अवसर हमेशा दिया है मुझे। मैं तो यूथ कांग्रेस का राहुल जी के की जो वो इलेक्शन सिस्टम था यूथ कांग्रेस का, उसके द्वारा आया हूँ। 2 बार मैं जिला अध्यक्ष रहा यूथ का औरंगाबाद का। उसके बाद मुझे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने एमएलए का टिकट, विधायक का टिकट दिया। तो निश्चित रूप से पार्टी ने विश्वास जताया है मुझ में और पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का काम हम करेंगे। मुझे राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया यूथ कांग्रेस का, तो उसमें भी मैंने योगदान दिया है। तो कहीं न कहीं संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, संगठन के बदौलत ही आज मैं यहाँ हूँ। तो अगर आगे भी पार्टी ज़िम्मेदारी देगी तो निश्चित रूप से उसका निर्वहन करूँगा। इसमें कहीं बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह जी, जो लगातार दूसरी बार से विधायक हैं और अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने की बात चर्चा में है, उसमें इनका भी नाम है। देखना ये होगा कि पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से किस तरीके से इन पर भरोसा जताया जाता है और ख़ास करके जो मणिपुर में हुआ है महिलाओं के साथ, उस पर भी इन्होंने नाराज़गी जताते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।